नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैंने हिंदी, ग्रामीण, परिवेश और सामान्य अध्ययन इन तीनों ही पोर्शन को कवर किया हुआ। 25-25 प्रश्न हैं तीनों में, 75 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगी। मैंने मैथ के जो 25 प्रश्न हैं वो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लास्ट में अपना नंबर चेक करिएगी 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, चांद पब्लिकेशन का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं वहाँ तक इनको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। प्रैक्टिस सेट 10 है। इसका मैं जो पहला भाग है आपका भाग का, यहाँ से सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न आपके सॉल्व करवाने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसमें कुछ किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए आपका संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है या अनिश्चितवाचक है। तो अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक जो है वह है क्योंकि कुछ बच्चे हैं, इनकी आपको संख्या नहीं पता है, तो कुछ बच्चे की वजह से यह आपका ऑप्शन डी जो है अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है सेकंड, निम्न में से कौन सा पत्ता का पर्यायवाची है? पत्ता को जो है उसका पर्यायवाची आपका पर्ण भी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। द्विज, पक्षी और ब्राह्मण दोनों को कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन है, अन्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अन्वत का विलोम शब्द हो जाएगा विनत। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा शुक्ल। जैसे आप लोग यदि हिंदी कैलेंडर को देखिए तो उसमें कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष लिखा होता है, तो कृष्ण का विलोम हो जाएगा शुक्ल। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राकृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राकृत शब्द का हमेशा आपका हो जाएगा कृत्रिम, क्योंकि एक चीज़ जो नेचुरल है उसका आर्टिफिशियल ही हमेशा अपोजिट में हो जाएगा, तो प्राकृत का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। सिक्स क्वेश्चन है, नीचे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए हैं, तो उनका चुनाव कीजिए। तो इनमें से ये आपका जो है ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है थोड़ा। इसमें जो आंसर है आपका सी दिया हुआ कि हर घड़ी किसी का अमल चाहना। अगला है सेवेंथ क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरा जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, अपनी बुराई ना देख पाना, चिराग तले अंधेरा कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार, लोकोक्तियों का अर्थ हो जाएगा कि आप जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या आप देखते हैं किसी किसी कार्य में हम लोग जानते हैं कि इसमें असफल ही होना है या ये इसमें कठिनाई है, फिर भी लोग उसको करते हैं, तो आप बैल मार वाली स्थिति ही खड़ी होती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। मतलब ये है कि आप जिस कार्य से गए थे उस कार्य को छोड़कर आप किसी अन्य कार्य में लिप्त हो जाना, तो यह हो जाएगा बंधित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना ही आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, ये लोकोक्तियों का अर्थ हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज अधिक गर्मा है, एकदम गलत है। आज बेशुमार गर्मी है, गलत है। आज अनाधिक गर्मी है, आज बेहद गर्मी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। 11th है, विश्वविद्यालय के कितने ही छात्र गिरफ्तार हुए हैं? तो आपको इसमें से एक सही चुनना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा कि विश्वविद्यालय के कई छात्र गिरफ्तार हुए हैं, कितने ही या अनेकों ही छात्र नहीं। अगला है 12th, जो मन की बात करे, यहाँ पे गलत लिखा, मान नहीं होगा, जो मन की बात जानता हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है इसमें आपको कौन सा बताना है कि कौन सा सही है, तो ये आपका हो जाएगा सी, अंतर्यामी इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 13, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो यह है आपका सवैया जो है, यह मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं होता, बल्कि हरिगीतिका, रोला और चौपाई ये तीनों मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका 14, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है 15, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? तो शुद्ध शब्द में यदि आप आ लगा देंगे तो सुत्ता हो जाएगा, यह आपका एक स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, चित्रलेखा किसकी रचना है? जो चित्रलेखा जो है वह आपके भगवती चरण वर्मा की है, ऑप्शन डी सही है। 17 क्वेश्चन है, गिरना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिरना एक प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना या गिराना कह सकते हैं कि गिराना या उठाना जो है वह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। 18 है, दिए गए शब्दों में केवल एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना कि वह कौन सा है, तो इसमें आपकी जो ऑप्शन ए है अवशिष्ट इस तरह से लिखा जाता है, यह आपकी वर्तनी शुद्ध है। 19 का है कि आपको प्रत्यभिज्ञा जो है वह कैसे लिखा जाएगा, तो
तो यह आपका ऑप्शन बी सही है कि प्रत्यविज्ञा जो है इस तरह से लिखा जाएगा, बाकी तीनों ही गलत हैं। 20 क्वेश्चन है, साविकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो साविकार का विपरीतार्थक हो जाएगा निर्विकार। 20 का सी सही है। अगला 21 है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं, तो उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका जो बी है सुसाध्य, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। सहज या सहजानंद या सिद्धि नहीं, सुसाध्य हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ये देखिए, चकवंदी राजस्व लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट बना हुआ। 22 है, मछली के समान आंखों वाली को क्या कहा जाएगा, मीनाक्षी। 23 क्वेश्चन है, नाव चलाने वाले को अब क्या कहेंगे, तो नाव चलाने वाले को केवट भी कहा जाता है और नाविक भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों ही सत्य हैं। अगला है 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थान उचित क्रिया विशेषण द्वारा आपको भरना है। तो स्कूल डैश छुट्टी हो गई, तो स्कूल में अचानक छुट्टी हो गई, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, उपर्युक्त विलोम में रिक्त स्थान भरिए। तो सिद्धार्थ दयालु था और देवदत्त क्या था। अब यहाँ पे आपको विलोम भरना है, तो यानी दयालु का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, जालिम हो जाएगा या ईर्ष्यालु हो जाएगा। इसमें आपको सही विलोम का चयन करना, तो यह हो जाएगा कठोर था, कि दयालु सिद्धार्थ थे और देवदत्त कैसा था, कठोर था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका भाग का कंप्लीट होता है, हिंदी के 25 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अब भाग खा है जो कि सामान्य गणित से संबंधित है, इसका आपको मॉक टेस्ट खुद से सॉल्व करना होगा, मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगला जो भाग है वह भाग गा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न हैं, इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। आप सभी लोगों के लिए लेखपाल जो परीक्षा है वह 24 जुलाई की हो गई, तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है। आप इस 24 जुलाई की जो परीक्षा टली है, इसमें आप अपनी मैथ अच्छी कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी पोर्शन आपको लगता है इसमें ज़्यादा मुझे और मेहनत करनी चाहिए, तो उस पोर्शन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से सामान्य अध्ययन को कवर करते हैं। 51 क्वेश्चन है, निम्न में से नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे। तो आपके जो राजा राम मोहन राय थे, या स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, या बाल गंगाधर तिलक थे। नव हिंदूवाद के प्रणेता शब्द पूछा है इन्होंने, तो यह है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोगों को ये उत्तर पता भी होगा कि इनको नव जागरण दूत भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए, इनको नव हिंदूवाद का प्रणेता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है आपको 52, नवीन पाषाण युग की प्रारंभिक बस्तियां किस स्थान पर मिली हैं। तो इसमें आपको जो है ये बुर्ज होम से मिली हैं, नवीन पाषाण युग में बस्तियां बुर्ज होम से मिली थी। अगला प्रश्न है 53, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया है। तो सती प्रथा का अंत आप सभी लोगों को पता होगा कि विलियम बेंटिक ने एक वो शुरू किया गया था, और विलियम बेंटिक के साथ में राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था, 1829 में की ये बात है। अगला प्रश्न है आपका 54, निम्न में से अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोनों ही प्रश्न के आपको उत्तर बताने हैं, तो इसमें ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी कह रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में अलमाटी बांध है और यह कृष्णा नदी पर है। अगला है 55, 22 दिसंबर को किस अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सिर पर सीधा चमकता है। तो आपको ये अक्षांश बताना, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो यदि आप इसमें थोड़ा गलती भी कर देंगे। अब इसमें जो है वह आपका उत्तर दिया है, ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है, 0 डिग्री अक्षांश। अब ये 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। अब इसका मतलब क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन डी उसमें सही है। 56 है, राउरकेला इस्पात का कारखाना किसकी मदद से बनाया गया था। तो राउरकेला आपका जो है वह आपकी जर्मनी की मदद से बनाया गया था, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है 57, क्यूराइल क्या है। तो क्यूराइल एक धारा है, आपने जलधाराएं जो है ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी कि गर्म धाराएं या फिर ठंडी जलधारा। तो इसमें क्यूराइल को आपको बताना है कि यह एक जलधारा है, वो भी गर्म जलधारा है, ऑप्शन ए सही है। अगला है 58 क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा माना गया है। तो यह माना गया है आपका विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला है 59, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। अभी इन्होंने भारतीय लगा के, आप लोगों ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये आप जो है वह ऑप्शन डी लगाएंगे। सी राजगोपालाचारी जो थे वह ऐसे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था। ये भी प्रश्न अच्छा है, तो ये आपका ट्रिगवेली थे, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61, निम्न में से
जब चींटियां काटती हैं तो वे किस अम्ल को अंतः छेपित करती हैं? तो वह अम्ल निकलता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड जो है वह चींटियों के काटने से निकलता है। अगला प्रश्न है 62, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसको कहा जाता है? तो ये सेरेब्रम, सेरेबेलम या मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन तीनों में ही आपको जो है वह आपका मानव बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, तो आपको वही बताना। तो इसमें आपका जो सेरेब्रम होता है वह मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र माना जाता है। अगला है 63, धारा वाहक चालक किससे संबंध होता है? तो वैद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, वैद्युत स्थितिक क्षेत्र से या वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। तो इसमें ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा वाहक चालक संबंधित होता है। अगला है 64, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये सभी आप लोगों को पता होगा। इसमें ऑप्शन सी सही है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद की जन्म पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका 65, निम्न में से क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था? अब ये क्रिकेट में ये जो फॉर्म आई है कि 6 गेंदों में एक ओवर, ये इसकी एक आपको तिथि बतानी है कि ये किस तिथि से हुआ था। तो यह आपका 1895 से शुरू है। 66 है, निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी EPZ की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह सूरत में की गई थी देश में। ऑप्शन सी सही। अगला है प्रश्न 67, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो इसका अर्थ क्या? आपको इसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो यह ऑप्शन बी सही होगा 101। अगला है 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपको 4 युग्म दिए हुए हैं। उत्पल दत्त फिल्म से संबंधित है, अमीर खुसरो सरोज से संबंधित है, शंभू महाराज कत्थक से, भीमसेन जोशी गायन से। तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो अमीर खुसरो है वह सरोज से संबंधित है या शंभू महाराज जो है वह कत्थक से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है 69, पिकासो का नाम किससे संबंधित है? तो पिकासो का नाम जो है वह चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला है 70 क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था? जैसे आप लोग को पता है कि विश्व में 7 वंडर्स हैं, लेकिन यह वर्गीकरण किया किसने था? तो इनका आपको नाम बताना है। तो यह थे ऑप्शन सी आपका सुकरात। 71, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा होटल कौन सा है? अब देखिए, आप लोगों ने होटल के नाम तो सुने हो, लेकिन सबसे बड़ा होटल विश्व का कौन सा है वह आप सभी लोगों को बताना। तो ये ऑप्शन ए है, सेंट्रल प्लाजा। यह विश्व का सबसे बड़ा होटल है। अगला है 72, माओ से तुंग का स्वर्गवास कब हुआ था? तो माओ से तुंग जो है यह चाइना से संबंधित है और इनका स्वर्गवास, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें है, तो यह आपका 1977 में है। अगला है 73, पाकिस्तान इस्लामिक एवं संसदीय गणतंत्र कब बना था? तो यह बना था 25 जनवरी 1956 को। अगला प्रश्न है 74, वर्तमान में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपका अंतर्राज्यीय परिषद का हमेशा जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं देश के। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाइट लेवल एटीएम गैर बैंकिंग निकायों द्वारा स्थापित किए जाने वाले एटीएम को कहा जाता है। या फिर 2 है ऑप्शन, फरवरी 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 4, ये तो ऑप्शन 2014 का आपका करंट अफेयर हो जाएगा, इसको आप रहने दीजिए। डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें 75 का उत्तर है ऑप्शन बी कि 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। ये वाला आप पढ़ लीजिएगा और ये वाला भी। अगला प्रश्न आपका भाग है भाग घ, जो कि आपका ग्रामीण और राजस्व से संबंधित है। ये प्रश्न आपके 25 आएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिहाज से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं वाला आप ध्यान से पढ़ें। एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएँ होनी चाहिए। एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए। एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलकर एक कर देता है। या फिर डी है, एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों और क्रियाकलापों को अपने में निहित रखता है। तो देखिए, नहीं आपको बताना सत्य नहीं, तो ये आपके जो है डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है। लेकिन आपका जो ऑप्शन ए है कि एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, औपचारिक सीमाओं में ही वो बना रहा है। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही तरह की सीमाएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका 77, इनमें से कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता है? तो यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था जो है वह आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखती है। 78 है, वह स्थान जहां आबादी का लगभग 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, 2/3 यदि भाग आपका कृषि में लगा हुआ तो आप उसको नगर कहेंगे, कस्बा कहेंगे, गाँव कहेंगे या ग्रामीण कस्बा कहेंगे। तो चारों ऑप्शन बहुत नज़दीक के दिए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये।
तो यह आपका गांव ना होकर के ग्रामीण कस्बा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 79, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ क्या है? तो यह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उद्योग और शहर की दूसरी जगह स्थानांतरित करना ही नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना है। 80 है, लुई विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वाले में से एक थे। तो वह उन्होंने क्या विश्लेषण किया था वही पूछा है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। उन्होंने नगरीयवाद के प्रभावों का विश्लेषण किया था लुई विर्थ प्रथम ने। अगला प्रश्न है आपका 81, निम्न में से भारतीय संस्कृति का आधार तत्व कौन सा है? अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी साहित्य है, आध्यात्मिकता है या भौतिकवाद है? तो भारतीय संस्कृति का आधार इन्होंने पूछा है, तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न 82, संस्कृति में कौन सा गुण होता है? उपयोगिता होती, सरलता होती, वैज्ञानिकता होती है, पृथकता होती है? तो संस्कृति में उपयोगिता होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 83, निम्न में से किस अवधारणा के स्थान पर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये आपको बताना, तो यह आपका ब्रह्मीकरण जो था अवधारणा, इसके स्थान पर इन्होंने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 64, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का भाग नहीं है? तो अब देख रहे हैं संस्कृति से संबंधित कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये संस्कारों को करना, धार्मिक सहनशीलता, हमारे विश्वास या घर में रहना। तो घर में रहना ऐसा कोई संस्कृति का भाग नहीं है, बल्कि तीनों ही विश्वास व संस्कार व धार्मिक सहनशीलता, ये तीनों ही संस्कृति का भाग है। अगला प्रश्न आपका 85, आधुनिकीकरण किस स्तर पर देखा जा सकता है? व्यक्ति तक या समस्त समाज तक या समूह तक या इन सभी स्तरों पर? तो आधुनिकीकरण जो है वह आपके सभी स्तरों पे देखा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, समूह हो या समाज हो। अगला 86 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण समाज से संबंधित है? तो परिवर्तन, गतिशीलता, नियम शून्यता या आपके कृषि? तो आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन डी सही है कि कृषि जो है वह ग्रामीण समाज से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 87, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन का प्रौद्योगिकी कारक है? तो ऑप्शन ए आपका अणुशक्ति का प्रयोग है या उत्प्रवास है या धार्मिकता की ह्रास है या जनसंख्या की गतिशीलता है? तो इसमें प्रौद्योगिकी का कारक इन्होंने पूछा है, मतलब जो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है आज के समय, तो वह क्या है? तो वह आपका अणुशक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 88, जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब ये है कि आप जैसे चाहते हैं वैसा अगर कार्य हो रहा है, सरल शब्दों में यदि इस क्वेश्चन को समझें तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको आप प्रगति कहेंगे। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है आपका 89, पंचायत अधिसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये प्रश्न आपका अच्छा है, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे लेखपाल की परीक्षा में। तो पंचायत अधिसूचित अधिनियम, तो यह ऑप्शन बी 96 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 90, IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया है? तो IRDP प्रारंभ किया गया था, तो IRDP पूरे देश में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपका बी 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 91, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रारंभ 23 दिसंबर 1993 को हुआ था। ऑप्शन ए सही है। 92 क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी कब दी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह है आपका 20 अगस्त 2014। ये देखिए प्रिंटिंग की कितनी ज़्यादा मिस्टेक है, 1014 दिया हुआ बिल्कुल गलत है, तो ये 2014 होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका 93, भारत की वन नीति 1952 के पश्चात कौन से वर्ष में पुनः राष्ट्रीय वन नीति घोषित हुई थी? तो यह आपकी एक तो 1952 में नीति घोषित हुई थी, उसके बाद ये पुनः नीति जो घोषित हुई है आपसे वह डेट पूछिए, तो ये आपका 1988 है इसका आंसर। ऑप्शन ए सही है। अगला है 94 क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों को कितना आरक्षण प्राप्त है? तो अनुसूचित जातियाँ OBC जो है उनको 27% का आरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अब देखिए इस बुक में इतना ज़्यादा गलत लिखा हुआ कि इस बुक में जो ऑप्शन आपका सी है वह सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत लिखा हुआ। आप इसके आंसर जो है उन पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, आप अपना आंसर देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा या फिर आपके खुद अभी तक जो पढ़ा है उसके अनुसार इसमें आंसर टिक करिएगा। इस बुक में बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग में मिस्टेक दी हुई है। अगला है 95, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश में
जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, यानी ओबीसी की जो जनसंख्या है वह आपकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यह आपसे परसेंटेज पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 16.33% दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 96, निम्न में से किसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का ऑनलाइन क्रय विक्रय किया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन बी जो ई कॉमर्स है इसके द्वारा क्रय विक्रय ऑनलाइन किया जाता है। अगला है 97, ई गवर्नेंस का 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो यह आपका औरंगाबाद में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 98, भारत में नवीन दूरसंचार नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में नवीन दूरसंचार की घोषणा 26 मार्च 1999 को की गई थी, ऑप्शन डी सही है। अगला है 99, इंटरनेट का प्रारंभिक नाम क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इंटरनेट का प्रारंभिक नाम तो वो अपर नेट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों का प्रारंभ कब हुआ था। तो यह आपका ऑप्शन सी 1962 में हुआ था। तो ये इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोग बताइएगा ये मॉक टेस्ट कैसा लगा लेखपाल के लिए, आप लोगों के लिए। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए और भी मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।